नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज बात विजयदशमी पर पीएम मोदी द्वारा किए रावण दहन के दौरान संबोधन की, बात 2024 में राम मंदिर का एजेंडा सेट करने की, बात इशारों इशारों में विरोधियों पर वार की, राजनीतिक प्रहार की और बात मोहन भागवत के समाज में भेदभाव और अलगाव पैदा करने के प्रयास वाले बयान की। जी हां, विजयदशमी यानी असत्य पर सत्य की जीत का पर्व। इस दिन असत्य का प्रतीक माने जाने वाले रावण का पुतला दहन किया जाता है। गली मोहल्ले में छोटे बड़े रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बुराई के प्रतीक के रूप में दहन किए जाते हैं। ऐसे कई आयोजनों में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी शिरकत करते हैं। स्वाभाविक है कि जब राजनेता ऐसे आयोजनों में शामिल होंगे तो राजनीति की बात होगी और बात हुई भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रावण दहन के दौरान विरोधियों को निशाने पर लिया। न सिर्फ प्रधानमंत्री ने बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के निशाने पर भी देश को बांटने वाले रहे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर भारत को बांटना चाहते हैं, तो वहीं मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते भारत अपने दम पर खड़ा हो। अब इन बयानों को लेकर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। कहा कि देश की जनता सब समझ रही है, 2024 में इनको सबक सिखाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भी बयानबाजी है वो सब 2024 का एजेंडा सेट करने की ही कवायद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रावण के पुतले के दहन कार्यक्रम से पहले लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। पीएम ने कहा कि अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज ये दहन हर उस विकृति का है जिस कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन उन शक्तियों का हो जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। यह दहन हो उन विचारों का जिनमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आज पुतला दहन होता है रावण का, कुंभकर्ण का, राक्षसी प्रवृत्ति का। बीजेपी वाले दूसरे का पुतला क्या जलाएंगे? इन्होंने विजयदशमी के दिन जो शरारत की है, इनका पुतला तो देश की जनता जलाने के लिए तैयार है। इस बार अंतिम और फाइनल है। जनता ने इस बार बीजेपी को जो अहंकारी सत्ता, तानाशाही, हिटलर शाही का पुतला दहन करने वाली है। प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर कौन राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, जनता सब जानती है। 2024 में माकूल जवाब देगी। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी रावण वध के दिन भी राजनीति का एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो वहीं इस बार भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पश्चिमी सोच रखने वाले लोगों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि खुद को सांस्कृतिक मार्क्सवादी कहने वाले ये लोग नहीं चाहते कि भारत अपने दम पर खड़ा हो। ये लोग समाज में भेदभाव और अलगाव पैदा करने का प्रयास करते हैं। 1920 के दशक से मार्क्स को भूल गए हैं। और आरएसएस प्रमुख ने कहा कि ये लोग हर उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो निस्वार्थ बुद्धि से काम कर रहे हैं, चाहे वे संघी हो या कम्युनिस्ट। अब आयोजन कोई भी हो, सरकार हो या विपक्ष, एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। सृष्टि बनी है विविधता, वो विविध ही रहेगी। विविधता में एकता कैसे आएगी? और इसलिए स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है।
उसके संघर्ष चल रहे। अनिर्बंध उपभोग, आत्यंतिक व्यक्तिवाद, अमर्याद शोषण, अधूरी दृष्टि के कारण उपजने वाले ये सारे दोष है। चलिए, तो जिस तरीके से जो स्टेटमेंट पीएम मोदी का या मोहन भागवत का, एक बात तो है, देखिए ये जो विजयदशमी का पर्व था, रावण दहन करने गए हैं, कुंभकर्ण दहन करने गए हैं, मेघनाथ को दहन करने गए हैं, ये एक अलग एक आयोजन के रूप में जिसको पूरा देश ही उत्सव के रूप में मनाता है, एक अलग बात थी। लेकिन जहां तक ये चीजें समझ में आई हैं कि एक एजेंडा सेट करने का, वो थोड़ा सा दिखा, क्योंकि जिस तरह से स्टेटमेंट आया, जो बयान उन्होंने दिया, कहते हैं ना कि अंदर जो बुराई है उसको भी खत्म करना चाहिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जातिवाद, क्षेत्रवाद, देश को बांटने की बात, देश को जहां तक आप ले आएंगे इन तमाम चीजों में, तो निश्चित तौर पर समझ में आता है कि आप किस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा ये कहने को आया कि ये बहुत बड़ा फैसला कोर्ट का था, लेकिन इसका कहीं ना कहीं बार बार न जाने क्यों क्रेडिट बीजेपी की तरफ जाता दिखता है। ये इसलिए व्यक्तिगत मेरी राय नहीं है, ये स्टेटमेंट से आता। अभी भी देखिए, अगली बार ऐसा होगा, अगली बार राम मंदिर को लेकर, देखिए वो है और वो चीजें आई हैं, बहुत पुराने समय से ये चीजें चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों को बार बार उठा के ऐसा लगता है कि बीजेपी क्या वाकई गेन करने की कोशिश में है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव मिश्रा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रत्नाकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमंत जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू के प्रवक्ता आलोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव मिश्रा जी आपसे ही करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राकेश जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। गौरव जी, विजयादशमी पर आवाज थोड़ा इसको ठीक करा दीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है। गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से जो बयान आया, कहते हैं ना बुराई का खात्मा करना है, बुराई का अंत करना है, लेकिन जो कहा गया और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उन्होंने भी जिस तरह से बात रखने का, वो सीधे सीधे समझ में आया कि विरोधियों को भी सामने लाकर खड़ा किया है, जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं। और एक जो स्टेटमेंट इस तरह का है कि देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद के रूप में बांटने की कोशिश है, ये क्या सीधे सीधे कांग्रेस पर वार था या अन्य दलों पर वार था, या इस चीज को यहां पर लाने का क्या मतलब इस स्टेटमेंट का? देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की राकेश जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी, तो एक लंबे समय के बाद जो खंडित जनादेश मिलता था इस देश को और कहीं न कहीं टुकड़ों में सरकारें बना करती थी, 2014 में देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुमत दिया, अपना जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद की जो यात्रा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन सारे विषयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उठाया और जिससे समाज जुड़ सके, देश एकजुट हो सके, क्योंकि ये वही देश है जहां 7 बाहनी प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट, 7 स्टेट वो भारत से कटे हुए रहते थे। उनकी विचारधारा भारत के साथ मेल नहीं खाती थी, जबकि रोटी बेटी का रिश्ता रहा है वहां से। जम्मू कश्मीर कटा हुआ था, पंजाब उग्रवाद की भेंट चढ़ गया था, नक्सलवाद का एक लंबा खाका पूरे देश में खिंचा हुआ था। लेकिन आज ये सारे विषय गुजरे जमाने की बात हो गए, पिछले जमाने की बात हो गए। वहीं आज भी जिन दलों ने शासन किया आजादी के बाद, उन्हें यह करना चाहिए था, भारत को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए था, उन सारे विषयों को ऊपर लाना चाहिए था जिससे भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में स्थापित हो सके। लेकिन कमोवेश वो आज भी उसी पैटर्न की राजनीति करते हैं जिससे कि समाज में अलगाववाद पैदा हो और उनकी राजनीतिक रोटी सिक सके। इन सब विषयों को चाहे मोहन भागवत जी ने अपने विषय में रखा हो, भाषण में रखा हो, या प्रधानमंत्री मोदी जी अनवरत लगातार बोलते चले आते हैं। जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है तो उसमें अलगाववाद की बात नहीं होती है। जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास की जब बात होती है तो सबको जोड़ने की बात होती है। हमारे यहाँ तो सनातन व्यवस्था ही यही कहती है
कि एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य है, सभी अपने अपने तरीके से कहते हैं। तो हम उस संस्कृति के आधार पर अपने कर्म में उन विचारों को लाने का प्रयास करते हैं और बोलते भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब वोट बैंक की राजनीति पर विपक्ष उसको तौलता है तो उसे लगता है कि अरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि देश की जनता तो एकजुट हो रही है, एकजुट जनादेश दे रही है। तो ऐसा ना हो कि 2024 में नुकसान हो जाए, और उसको ध्यान में रख करके ये बयान दिए गए हैं। आप बताइए, राम जन्मभूमि पर रामलला का 522 वर्ष के बाद मंदिर बनने जा रहा है, स्थापित होने जा रहा है, और भारत की जो मूल सनातन जनता है उनकी भावनाओं का विजय हो रहा है और पूरे विश्व में संदेश जा रहा है। जहां 56 देशों में भगवान राम के चिन्ह पाए जाते हैं, आज वो प्रतिष्ठापित हो रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। तो क्यों इतने संकीर्ण मानसिकता से लोग देखते हैं, चाहे वो विपक्ष के ही दल के क्यों लोग हों, भले ही क्यों ना हो, लेकिन वो तो देशवासी ही है, उन्हें तो गौरव करना चाहिए, उन्हें गर्व करना चाहिए इन विषयों पर। तो क्यों वो इसका विरोध करते हैं, मुझे यह नहीं समझ में आता है, और देश की जनता भी ये चाहती है जानना। ठीक है, चलिए रत्नाकर जी, जितना मैं गौरव जी की बात को समझ पा रही हूँ, या जिस तरह से मोहन भागवत या पीएम मोदी का स्टेटमेंट है, एक बात तो बिल्कुल सही है कि इलेक्शन है और उन्होंने रावण दहन के साथ साथ जो विरोधी हैं, जो विपक्ष हैं, उन पर भी सीधा प्रहार किया है। बार बार ये जो बात जातिवाद और क्षेत्रवाद की आ रही है, कहते ना कि बुराई के खत्म करने की बात से हम यहाँ आते हैं और तमाम चीज़ों को बताने की कोशिश जब हम करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि 2024 की चीज़ें हैं। और अभी गौरव जी ने कहा भी कि बिल्कुल तमाम चीज़ें जो की गई हैं या जो हैं उसके लिए क्यों ना बोला जाए। मैं जितना उनकी बात को समझी हूँ, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 2014 से आप देख लीजिए, एक बहुमत की चीजें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर यदि जातिवाद और क्षेत्रवाद की बात है तो जानबूझकर क्या कांग्रेस को ये तमाम चीजें क्रिएट करने की कोशिश में अच्छा लग रहा है? आपके साथ साथ अन्य लोग भी हैं जो विपक्ष के हैं, उनसे भी मैं ये बात पूछूंगी, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ही बहुत सारी चीजों को लाने की बात कर रही है। राखी जी, देखिए, जहां तक बात है कि विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगाने की, और हमारे मित्र जो है हमारे ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं सारी बातों को सुना, देश की जनता ने भी सुना, कहीं से कोई भी तथ्यात्मक बात इन्होंने कही नहीं। और ये बार बार जो है बात कह रहे थे आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत की, तो ये वही मोहन भागवत है ना जिन्होंने कहा था, बहुत बार अपने सम्मेलनों में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम धर्म की रक्षा के लिए एक हाथ में लाठी भी लेकर चलेंगे। तो इस तरह का वक्तव्य देने का भी बात उन्होंने किया है। मोहन भागवत जी देखिए, सत्ता के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। कभी वो अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध में बोलते हैं, कभी साथ में ले चलने की बात करते हैं, कभी सबका जीन एक है वैसी बात करते हैं। आज जरूरत आन पड़ी है कि 2024 का इलेक्शन एकदम सामने है और मोदी के कार्यकाल का गुणगान अपने हिसाब से करे, ताकि जो है एक संदेश देश की जनता में जाए। लेकिन शायद मोहन भागवत जी उन अनछुए पहलुओं को टच नहीं कर पाए जो देश की जनता आज भुगत रही है। जिन चीजों से आज देश की जनता इनसे बार बार पूछती है, और ये कहते हैं राम राज्य की बात कहते हैं, और इनको इनके वक्तव्य से ऐसे ही लगता है कि जैसे 2014 के बाद ही इस देश का उदय हुआ है, उसके पहले तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं। इनकी बातों से यही लगेगा। लेकिन आज की परिस्थिति देश में आज देख लीजिए, देश को इन्होंने राजनीति इस तरह से चरम पे, नफरत की राजनीति को इतना चरम पे लेके गए हैं कि देश को बांटने का काम इन्होंने किया है। मणिपुर जैसे राज्य में आपने क्या, देश की जनता ने और पूरे विश्व ने देखा कि मणिपुर में किस तरह से बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया वहां पे। तो ये देश का नाम रोशन करने का काम किया जा रहा है कि देश का नाम बदनाम हो रहा है, ये जरा गौरव भाई बता दीजिए। आज ये उन बातों पे कहीं भी बात नहीं करेंगे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज जनता से जुड़े हुए मुद्दे महंगाई के हैं, और यही मोदी सरकार और मोदी सरकार के लोग, जब हम पेट्रोल के दाम 62 रुपए था तो, और गैस सिलेंडर का दाम 20 रुपए बढ़ने पे, 10 रुपए बढ़ने पे सड़कों पे उतर आते थे। आज आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि महंगाई सरकार में
कई गुना बढ़ गई है। तमाम आंकड़े हैं, सब जानते हैं, मुझे उन आंकड़ों को दोहराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज देश की जनता परेशान है महंगाई से, आज देश की जनता परेशान है बेरोजगारी से। वादे तो इन्होंने बड़े बड़े किए, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। हुआ क्या? बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा रही है इस देश में और मोदी सरकार में। ये आंकड़ों के बारे में कौन चर्चा करेगा, ये बता दीजिए। और मैं एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि 9.5 साल के कार्यकाल का जो ये महिमा मंडन कर रहे हैं, आपको याद होगा राखी जी, 2014 के पहले यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैग के रिपोर्ट पे पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया था और ये साबित करने की कोशिश किया था कि कांग्रेस पार्टी जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई। लेकिन आज कैग का जो रिपोर्ट आया है, 13 भ्रष्टाचार, बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, उनकी चर्चा कहीं पे हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। और एक से एक बड़े भ्रष्टाचार है उसमें। ठीक है, उसमें उन भ्रष्टाचार का नाम, उस भ्रष्टाचार को भी इन्वॉल्व किया गया है जिसमें मुर्दों को हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया गया है और करोड़ों रुपया सरकारी फंड से उतारा गया है और 7.5 लाख लोगों का एक मोबाइल नंबर से पैसे उतारे गए हैं। ठीक है, चलिए आप सोच लीजिए भ्रष्टाचार कितना चरम पे है। और ये बात कर रहे हैं आज इनको गिनाने के लिए कुछ नहीं है। आज ये कम से कम 9 काम 9.5 साल में गिना दे कि 9 काम हमने किए हैं, तो देश की जनता समझ जाएगी कि हाँ, अगला इलेक्शन में इनको ही वोट देना। ठीक है, चलिए रत्नाकर जी वापस आऊंगी। हेमंत जी, आरोप, ठीक है, रत्नाकर जी वापस आऊंगी, और भी मेहमान है। ठीक है हेमंत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या वाकई में विजयादशमी प्रोपेगेंडा है और 2024 एजेंडा है? क्योंकि जो बात रखी गई है, अभी हाल ही में जातिगत जनगणना की बात बड़ी खुलकर कांग्रेस ने कही थी और ये बात बहुत जगह पे आई भी, बहुत सारे स्टेट्स में तो अभी इलेक्शन में, इवन विधानसभा चुनाव में भी ये बातों को रखा गया है कि यदि हमारी कांग्रेस की सरकार आती तो हम इन चीज़ों को करेंगे। क्या जातिवाद, क्षेत्रवाद में बांटने की बात जो पीएम मोदी कह रहे हैं, क्या वो निशाना राहुल गांधी और कांग्रेस पर था या उसका कुछ और मतलब था? राम मंदिर का जिक्र बार बार निकालते हैं और चीज़ों की बातें हो रही हैं। क्या ये धीरे धीरे एक कार्यक्रम में जाके बुराई का दहन करने गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ विरोधियों को भी नहीं छोड़ा? देखिए, मोदी जी की हमेशा आइडियोलॉजी रहती है, उनका प्रोपेगेंडा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूसरे मुद्दे को भटकाएं। जो मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आप मोहन भागवत जी का बयान देख लीजिए, उन्होंने 2 वर्ड यूज करे हैं मणिपुर को लेकर कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और दक्षता। ये उन्होंने सीधा सीधा पीएम मोदी के लिए बोला गया है। मणिपुर जैसे स्टेट, बॉर्डर स्टेट को किस तरह से कर दिया, वहां पर आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो भी मणिपुर को बर्बाद करके रख दिया। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने अभी बीबीसी को इंटरव्यू दिया कि जिस मंच पे मोदी जी होंगे उस मंच को मैं शेयर नहीं करूंगा। मतलब आपके जो नेशनल अलायंसेस है वो भी आपसे दूरी बना रहे हैं। वो दूरी इसलिए बना रहे हैं कि बीजेपी की जो नीति है और मोदी जी की नीति है सब समझ गए हैं, पूरी जनता समझ गई है, विपक्ष समझ गया, इसलिए इनसे सबसे दूरी बना रहे हैं। और ये फालतू का प्रोपेगेंडा है। 2024 का जो एजेंडा है, पूरे जनता को मुख्य मुद्दों से भटका दो और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो। ये जनता समझने वाली है और जनता इनको 2024 में परिणाम देगी। ठीक है, आलोक जी, कैसे एक भारत देश में विकास की बात करते हैं, बड़े बड़े मंच से दिग्गज कहते हैं कि हम सब भारत का विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं भारत में सब एक जैसे हों, किसी को हम अलग अलग विभाजित ना करें और धर्म के नाम पर राजनीति बिल्कुल ना हो। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, जो कहा जा रहा है, जेडीयू के भी प्रवक्ता, उन्होंने भी बड़ा निशाना साधा है उनके स्टेटमेंट्स पे, कैसे विकास होगा? सब तो अपने अपने हिसाब से देश को चलाना चाह रहे हैं। राखी जी, सबसे पहले मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार और विजयादशमी की शुभकामनाएं भी। देखिए, प्रधानमंत्री हैं तो स्वाभाविक है कि जो कुछ भी बोलेंगे पूरे देश की जनता उनको सुनेगी। और ये हमारे प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जहाँ पे जिस उद्देश्य के लिए वो जाते हैं उस उद्देश्य पे नहीं बात करके किसी दूसरे मुद्दे पे अवश्य वो बात करेंगे। इनका पिछले 10 वर्षों का ही नहीं बल्कि इनके राजनीतिक कैरियर का ही अगर हम देखें, परंपराएं देखें इनकी, तो जब ये राजनीतिक रैली में जाएंगे तो वहाँ धार्मिक मुद्दों की बात करेंगे और जब ये धार्मिक रैलियों में या धार्मिक कार्यक्रमों में जाएंगे तो वहाँ राजनीतिक मुद्दों की बात अवश्य करेंगे। जानते हैं कि ये जो बोलेंगे तो इसके विरुद्ध या इसके अगेंस्ट में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया
विपक्षी देंगे ही, और विपक्ष भी उसमें उलझा रहेगा, देश की जनता भी उसमें उलझी रहेगी। और जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हैं, खोल कर खड़ी हैं, देश को अपने आगोश में लेने के लिए तत्पर हैं, देश विकास की बजाय विनाश की ओर जो अग्रसर है, उन सबसे लोगों का ध्यान भटकाने में संभव हो जाएगा और सफल हो जाएंगे। कभी भी आप देखिए, इनके पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने भी, गृह मंत्री ने भी, जब इनको मौका लगा, जब इनको अवसर मिला, प्रधानमंत्री के ओबीसी होने का खूब फायदा उठाया, चुनावों में, रैलियों में जा जाकर बोला, मुख्यमंत्रियों के बारे में भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री उस राज्य के, अमुक राज्य के जो हैं ओबीसी से आते हैं, तो SC ST से आते हैं, तो दलित से आते हैं। तो इनको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि कहाँ क्या बोलो, जिससे कि न केवल प्रोपेगेंडा सेट हो, बल्कि ये एक यह भी सिद्ध कर सकें कि पूरे देश में एकमेव मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ करूँगा और कर सकता हूँ, ताकि पूरी जनता इनके इर्द गिर्द घूमती रहे और विपक्ष भी इनके ही इर्द गिर्द घूमता रहे। कायदे से देखिए, अयोध्या का राम मंदिर बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई इनकार किसी को भी नहीं है, प्रत्येक हिंदू इसके प्रति गौरवान्वित है। लेकिन भाजपा को भी यह समझना चाहिए कि इनको भी मंदिर बनाने का मौका तब मिला जब राजीव गांधी के शासन में उसकी मूर्ति और द्वार खोलने की परंपरा हुई, द्वार खोलने का निर्णय लिया गया। 1949 में जवाहरलाल नेहरू, 1950 में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तब मूर्ति की स्थापना की गई और न्यायालय के माध्यम से उसमें पूजा पद्धति करने की अनुमति दी गई। तो केवल अगर भाजपा ही क्लेम लेती है तो वो भी सत्य नहीं है, और कांग्रेस भी अगर चाहती है कि हम अगर केवल क्लेम लें तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक राम मंदिर के निर्माण का सवाल है, वो बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जो सिद्धांत हैं, उनके जो व्यवहार हैं, उनकी जो आचरण है, उनकी जो परंपराएं हैं, यदि उसका भी पालन कर लिया जाए प्रधानमंत्री द्वारा और भाजपा के द्वारा, तो शायद यह देश के लिए बांटने वाला नहीं होगा, विनाशकारी नहीं होगा, विकास के लिए द्योतक होगा, विकास की ओर ले जाने वाला होगा। एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, अपने सनातन धर्म में कई तरह की पद्धतियां कही गई हैं पूजा पाठ के लिए भी, और कई तरह की चीज़ों की व्याख्या भी की गई है। लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करके अगर हम जातिगत बातों पे ही अगर, या धार्मिक बातों पे जा करके, या कुछ ऐसी बांटने वाली बातों पे जा करके अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो स्वाभाविक है कि जनता तो उलझेगी। जनता सीधी सादी है और जनता जानती है कि कैसे जनता को उलझाया जा रहा है। तो चुनाव डेफिनेटली एक प्रोपेगेंडा है, और 2024 जब आएगा तो शायद भाजपा को भी ये समझ में आ जाएगा कि जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश पर शासन करके जो अनुपलब्धियां या जो बदनामी का सेहरा अपने सिर बांध रही है, उसको छुपाने के इनके सारे प्रयास जो हैं असफल होंगे, सफल नहीं हो सकते हैं। और ये भाजपा को अच्छी तरह मालूम है, इसलिए वो इस तरह की बातें, उनके नेता या उनके जो भी कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं, जो अन्य राज्यों में सभी जो विभिन्न पदों पर रहने वाले लोग हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो स्वाभाविक है, प्रोपेगेंडा है ये, और प्रोपेगेंडा के माध्यम से ये देश को किसी भी तरह से उलझाने की कोशिश करते हैं। परिवार देखिए, परिवार एक व्यक्ति से बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। आज पूरे विश्व देश में देख लीजिए, 2014 से पहले और 2014 के बाद अगर सिर्फ केवल और केवल एक चीज़ की अगर बात की जाए, फेक न्यूज़ का जो बाढ़ है, फेक न्यूज़ का जो समंदर है अपने देश में, शायद भाजपा के लोग भी इससे सहमत होंगे कि 2014 के पहले उन्होंने फेक न्यूज़ का यह समंदर का अनुभव नहीं किया होगा। जिस प्रकार से फेक न्यूज़ अभी बांटने वाला, विनाश करने वाला, देश को बर्बाद करने वाला जिस प्रकार से तैरता रहता है हमारे राजनीतिक, धार्मिक और पारिवारिक माहौल में, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा समझकर इसको नकारना चाहिए, और देश की जनता को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, चुनाव तो खैर अभी दूर है, बहुत दूर है, लेकिन बांटने वाली चीज़ों का जितना भी जिस तरीके से भी पराजय किया जा सके, उसमें जरूर जनता को एकजुट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, विजयादशमी, प्रोपेगेंडा, 24 एजेंडा, क्या इस मामले में आपकी राय? नहीं, देखिए राखी जी, ये तो जो राजनीतिक दल हैं, आप इनके बारे में आप समझ रहे हैं कि प्रोपेगेंडा तो एक इनका एक तरीका है जिसके दम पर जो है हर दल एक दूसरे पर हमला बोलता है। प्रधानमंत्री जी ने जो जिस तरह से बात किया है वहाँ पर जो रामलीला मैदान से, और रावण के दहन को लेकर के, खास करके उन्होंने जो निशाना साधा है क्षेत्रवाद, अलगाववाद या जातिवाद, इन सारी चीज़ों को, तो इसका मामला क्यों आया? देखिए, ये जो है रावण का जो पुतला दहन होता है, असत्य पर सत्य की जीत को लेकर के होता है, और ये परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की है, हम बराबर मनाते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब कहीं ऐसा मौका मिलता है प्रधानमंत्री जी को, तो निश्चित रूप से विपक्ष को निशाने पर लेने का प्रयास करते हैं। और शायद इसका एक कारण और भी है कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों में देखा होगा कि जिस तरह से जाति जनगणना की बात उभर के सामने आई है, और कांग्रेस ने अपना जो मैनिफेस्टो में भी इस बात को कहा कि जहाँ उनकी सरकारें आएंगी वहाँ जातिगत जनगणना कराएंगे। सवाल ये है कि इसको किस तरह से हम देखते हैं। आप देखिए, जैसे क्षेत्रवाद की बात करेंगे,
आप देखेंगे पिछले दिनों में जो चुनाव हुए तो इन नेताओं ने ही इनके बयानों ने ही जब मौका मिला तो कभी बंगाल की अस्मिता की बात होती है, कभी बिहार की अस्मिता की बात होती है, कभी गुजरात की अस्मिता की बात होती है। तो जब ये अपने अपने क्षेत्र में नेता होते हैं तो अपने क्षेत्रीयता की बात करते हैं। यही बात जब पूरे देश के ऊपर लागू होने होती है तो ये बात अपने बात से मुकर जाते हैं। तो नेताओं का काम है। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, जहाँ तक और पिछले दिनों में आपने देखा होगा जिस तरह के मोहन भागवत के बयान आए हैं, अक्सर विरोधाभासी बयान रहे हैं। कभी जो है उन्होंने, अभी आप इसमें देखा ना, सांस्कृतिक मार्क्सवाद की बात किया है। मतलब यह है कि इनके बयानों में एक तरह से हमेशा कोशिश करते हैं कि सत्ता को कहीं ना कहीं से बैलेंस करके चलें। कभी मुसलमानों की बात जब आती है, कभी चले जाते हैं वहाँ पर उनके जो है स्कूलों में चले जाते हैं, मदरसों में चले जाते हैं, और कभी ये बयान आता है कि ये जो है दोनों का डीएनए एक है। तो फिर नफ़रत है कहाँ? सबसे बड़ी बात है नफ़रत तब आती है उभर के सामने, एक दूसरे पर जब आरोप प्रत्यारोप की बात होती है तो एक दूसरा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सिर्फ नफ़रत, जातिवाद और ये बांटने की बात करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है उसको समझने की जरूरत है राखी जी। और हकीकत ये है कि जब चुनाव, यहाँ देखिए 2023 में चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव हैं, प्रधानमंत्री जी को मौका मिला विपक्ष को घेरने का, उन्होंने घेरने की कोशिश किया, और विपक्ष को मौका मिला पलटवार करने का। तो ये तो अभी देखिए 2024 तक ये पूरा तरीके से चलते रहेंगे। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, बिल्कुल राम मंदिर का बनना और रामनवमी के दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, हो सकता है उनकी घोषणा हुई है, मतलब यह है कि वहाँ रामनवमी के दिन निश्चित रूप से राम मंदिर पूरा हो जाएगा और पूरी दुनिया बिल्कुल एकदम टकटकी लगाए बैठे। और जो लोग भी राम के आदर्शों को मानते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और अगर ये मंदिर बनता तो सबके लिए बड़ी उपलब्धि होगी, न केवल अपने देश के लिए और दुनिया के लिए। तो ये बात तो सही है जो उन्होंने कहा है, लेकिन सवाल यह है कि उसके बहाने श्रेय लेने का जो तरीका है या जिस तरह से विपक्ष को घेरने का तरीका है, हमें लगता है कि कोई भी दल ऐसा नहीं है जो जातिवाद के दायरे से उठ के बाहर आए, या जहाँ तक लगा संप्रदाय या धर्म के आड़ में राजनीति करने वाली बात हो, इससे कोई बच नहीं पा रहा है। और रही बात है कि आने वाले समय में अब जनता क्या नैरेटिव सेट होता है, ये देखने वाली बात होगी बिल्कुल कि किसके साथ है। बिल्कुल गौरव मिश्रा जी, ये बात तो खैर बिल्कुल सही है कि जनता जनार्दन को सब कुछ तय करना है। बहुत सी चीज़ें इस समय पे ऐसी देखने को मिली हैं कि बहुत सारी चीज़ें जनता ने समझ ली हैं, क्लियर भी हो गया है कौन किस मंच से क्या कह रहा है। ये सब कुछ एक राजनीतिक रूप से देखें तो पक्ष विपक्ष का वार पलटवार हो सकता है, लेकिन जनता का जो निर्णय होगा वो अभी किसी मंच से नहीं कह रही है, क्योंकि उसे तो एक ही निर्णय देना है और वो हम सबके सामने निश्चित तौर पर आएगा। और फिर 24 भी लगा हुआ है, तो ये अभी से लेके ये समझ लीजिए कि एक तैयारी है जो विधानसभा से लेके हमें लोकसभा तक देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, अभी जितने लोगों ने अपनी राय रखी है, सबने एक ही बात बोली है कि इन सब के बीच में हम किसी भी धार्मिक आयोजन में या सांस्कृतिक आयोजन में जाते हैं तो हम ऐसी कोई बात इलेक्शन से रिलेटेड कर रहे हैं, या हम विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं, या हम पर्सनल कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि पूरा क्रेडिट बीजेपी को जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली हम बहुत चीज़ों को कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई बहुत प्रभाव आपको लगता है पड़ेगा, या क्या जनता इन चीज़ों को नहीं समझती है? इसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बार बार जो ये बात आ रही है निकल के, सीधे सीधे कह दें उस चीज़ को, इस तरह से जो एक घुमाने का प्रयास है या इस तरह से कहने का प्रयास है, क्या दिखाने की कोशिश है? राखी जी, बहुत सही प्रश्न किया आपने, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिट लेने की जहां तक बात है, जैसा विपक्ष आरोप लगाता है, तो यही विपक्ष कहता था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख भी बता रहे हैं तो फिर विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों इतनी परेशानी हो रही है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि अदालत के आदेश पर हुआ, ये तो हम भी कहते हैं कि अदालत के आदेश पर हुआ, लेकिन संघर्ष कौन किया, संघर्ष किसने किया? भारतीय संस्कृति के उन प्रतिमानों को जिसको जमीन के अंदर गाड़ करके रखा गया था, जिसके लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता था। ये कैसे संभव हो सका? ये संभव इसलिए हुआ कि देश की जनता वही जनार्दन है, और इस जनार्दन को ही भ्रम में रखा गया था, और वो कुत्सित प्रयास आज भी किया जाता है।
उसका सबसे बड़ा प्रमाण उदाहरण आप देखिए, शाहीन बाग का 6-6 महीने 8-8 महीने का आंदोलन चलता है और उसकी सच्चाई आंदोलनकारियों को पता ही नहीं होती है, या पता होने के बावजूद वो गलत तरीके से उपद्रव फैलाना चाहते हैं और दंगों में उसकी परिणति होती है। किसान आंदोलन होता है, लेकिन किसान की वास्तव में वो जो फार्म्स के जो 3 बिल थे उससे क्या लाभ है, उससे कोई सरोकार नहीं। अंततः उन्हीं किसानों का नुकसान करके और उन आंदोलनों को साल-साल भर चलाया जाता है। तो एक प्रकार से जनता को भ्रम में डालने का प्रयास विपक्ष करता रहा है, परोक्ष और अपरोक्ष दोनों तरीके से। लेकिन अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या उसके कार्यक्रम हो, या फिर विपक्ष का चाल और चरित्र हो, उसको उसमें बाकायदे वो डिस्क्रिमिनेट कर पाती है, उसका अलगाव कर पाती है, उसका परीक्षण कर पाती है। इसलिए वो जनादेश देती है और उसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाती है और उसी दिल्ली में 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में देती है। तो ये समझदारी जो विकसित हुई है, इसमें कोई भ्रम में नहीं डाल पाएगा। और उस भ्रम के कारण जो देश ने नुकसान उठाया है, जो देश की जनता का नुकसान हुआ है, वो और न हो भविष्य में, इसलिए आगाह करना, उसकी जानकारी देना यह आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मोदी जी दुनिया के सर्वमान्य, भारत के सबसे प्रतिष्ठित नेता है और उनको देश की जनता ही नहीं दुनिया सुनती है। क्योंकि आपने G20 में देखा, उनके भगीरथ प्रयासों के कारण अफ्रीका के उपेक्षित देश जो G20 में शामिल नहीं थे, उन्हें शामिल किया जाता है और भारत में वो सारे विकसित देशों के लोग आते हैं और मिलेट्स खाते हैं, मोटा अनाज खाते हैं। तो एक प्रकार से जो भारत मोदी जी की जो स्वीकार्यता है, उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये चीजें चल रही हैं। आज जातिवाद पर आ गया है, जातियों में बांटने की बात आ गई है। आप बताइए, अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि जातीय जनगणना की बात चल रही है, बिहार ने करके दिखा दिया। आप बताइए कि वह 100% सही है? 40%, 30 से 40% लोगों ने कहा मेरे यहाँ कोई आया ही नहीं गणना करने के लिए। और कितने बाहर के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, उसकी कोई गणना ही नहीं हुई। लेकिन इसके पीछे मंशा कुछ और थी। मैं वो नहीं कहना चाहता, मैं उस बंटवारे को, उस अलगाववाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसका अगर कोई संदेश देता है, चाहे वो मोहन भागवत जी दे या प्रधानमंत्री जी दे, तो उसमें क्या बुराई है? जनता जनार्दन है, समझदार है, वो समझ लेगी। गौरव जी, अभी तमाम जो पैनलिस्ट हैं हमारे, उन्होंने एक बात और बोली है कि कुछ बातें जानबूझकर की जाती हैं और शायद इसलिए बोलने का प्रयास किया जाता है पीएम मोदी द्वारा कि एक जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे देश के, क्योंकि इलेक्शन भी है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। कुछ ऐसा तीर चलाओ कि विपक्ष का पलटवार आए और इसी में जो सियासत है, राजनीति है, वो नोक झोंक है, वो चलती रह जाए मुख्य मुद्दों से। तो यही आम आदमी पार्टी ने भी कहा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों पर बात नहीं करेंगे, दूसरे मुद्दों पर ले आएंगे। यही अभी कांग्रेस भी कह रही थी कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। यही अभी आलोक कुमार जी ने भी कहा। तो कुल मिला के क्या मिलेगा ऐसे? यदि कोई ऐसे मुख्य मुद्दे हैं हमारे देश के जिन पर बात करने की जरूरत है, उस पर बात क्यों नहीं हो पाती? बिल्कुल होनी चाहिए। ये महंगाई की बात करते हैं, जरा कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। महंगाई का जो दर रहा है वो 12-13% के इर्द गिर्द रहा है। पूरा रिकॉर्ड उठाकर, डेटा उठा करके देख लीजिए। आप किसकी विकास की बात करते हैं? तमाम विकास की परियोजनाएं केवल उद्घाटन के लिए होती थी इनके कार्यकाल में, और उसकी परिणति, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश में बता देंगे, आसाम में बता देंगे, देश के अनेक कोने में बता देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्ण किए। ये कौन से विकास की बात करते हैं? कौन से रोजगार की बात करते हैं? कौन से? आप बताइए, जिस देश में आजादी के बाद 70 वर्ष तक 12 करोड़ घरों में शौचालय बनता है, ये शर्म की बात है कि नहीं है? आप बताइए, 50 करोड़ लोगों का जनधन बैंकिंग की सेवा के साथ जोड़ा जाता है, ये शर्म की बात है कि नहीं है? इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? जो शासन में रहे हैं। ऐसे न जाने कितनी योजनाएं हैं। अभी ये उस सिलेंडर की बात कर रहे थे, सिलेंडर मिलता था क्या? बताइए, 11 करोड़ लोगों को सिलेंडर मिला है मुफ्त उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। तो क्यों इतना विलंब हो गया? क्यों इतना ब्लैक मार्केटिंग होता था? क्यों इतना संसाधनों पर कब्जा होता था? पूरे देश को बांट करके रखा जाता था।
चंद लोग तय कर लेते थे। सामंती व्यवस्था में देश पूरी तरह से ग्रसित था। आज 2 स्टेप पर चीजें पहुंची है। आज एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन, समय का जो मुफ्त है अनाज दिया इतना है, ही वो भी संकट काल में दिया है। सबको दिया तो क्या जाए इन्हें जितना दिखाई नहीं गौरव जी देता? को दिया जाए। ये महंगाई के नाम पर 71 में भी लड़े थे और आज 2024 में भी लड़ने जा रहे हैं। आप बताइए कि इनका रिकॉर्ड फंस गया है कि नहीं फंस गया है? उसी जगह पे भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर छोड़ के गए थे, आज 5वें नंबर पे पहुंच गई है और तीसरे नंबर की तरफ बढ़ रही है। क्या यह दिखाई नहीं देता है? ठीक है। $680 बिलियन का जब फॉरेन रिजर्व इस देश के पास आज रहता है, इन्हें अपना इतिहास भूल गया? जब 7 दिन का केवल फॉरेन रिजर्व बचा था देश के पास, कौन से विकास की बात करते हैं? ये महंगाई के नाम पर केवल जनता के अंदर में एक विद्रोह मतलब पैदा बीजेपी करना बात चाहते करने के हैं लिए तैयार है, और विपक्ष उन तमाम बिल्कुल। चीजों को रख नहीं पा रहा। रत्नाकर जी सीधे और सीधे जवाब शिक्षा ही पर भी दीजिएगा हम बात बिना कर किसी सकते हैं, सवाल के, स्वास्थ्य पर क्योंकि भी बात कर सकते वो हैं। साफ जी, तौर पर मेरा- बोल रहे हैं, मेरा- बात करने मेरा के लिए हम रिक्वेस्ट तैयार है। हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे भी बहुत सारी बातों को रखा गौरव जी ने, तो थोड़ा सा समय दिया जाए, क्योंकि 5-6 चीजें हैं जो मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। ये आज बड़े दम्भ से कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में हम 11वें नंबर से 5वें नंबर तक पे हो गए हैं, तीसरे नंबर पे हम अग्रसर हैं बनने के लिए। मेरे पास आंकड़े हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं। मैं ये भी बता सकता हूं कि ये मोदी जी अगला 2024 में आए कि ना आए, लेकिन हमारा देश जो है वो तीसरा नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2031 तक पहले नंबर की भी अर्थव्यवस्था बनने के राह में अग्रसर है। तो ये जो एक सिस्टम बना हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसके तहत जो है ये चीजें हो रही है, उसका क्रेडिट भी ये लेंगे। लेकिन आज वो प्रश्न मेरा इनसे ये है कि क्या ये बताएंगे कि आम आदमी की आमदनी को आपने कितना बढ़ाया? अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज पूरे विश्व में देश की प्रति व्यक्ति आय जो है 128वें नंबर पे है और ये दंभ भर रहे हैं कि हम तीसरे नंबर पे होने जा रहे हैं। अरे भाई, होंगे। आप अडानी को 609 नंबर से आपने दूसरे नंबर के विश्व में अमीर के लिस्ट में पहुंचा दिया, तो नेचुरली जो है आपके मित्र जो है अमीर होंगे, तो उसमें हो सकता है कि जो है ये चीजें और आप दर्शा सकते हैं कि भारत भी जो है ग्रो कर रहा है। आपके लिए तो अडानी और अंबानी जब ग्रो करेंगे तभी भारत ग्रो करेगा, बाकी आम आदमियों की तो आपको चिंता नहीं है। और रही बात महंगाई की, कह रहे थे ये, लेकिन इसमें इनका कोई दोष नहीं है राखी जी, दोष है भारतीय जनता पार्टी के नीतियों की और इनको हर वो चीज को सिरे से नकारने की। इनके सांसद निशिकांत दुबे जी सदन में जब प्रश्न पूछा जाता है महंगाई पे, तो खड़े होकर बोलते हैं कि पूरे देश में महंगाई कहीं नहीं है। आप देश के बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, ये आंकड़ों की बात करते हैं और प्रतिशत की बात करते हैं और हेरा फेरी में उसी में लोगों को उलझाने की बात करते हैं। अरे आप महिलाओं से पूछिए, हमारी माताओं और बहनों से पूछिए कि आज किचन का बजट जो है वो संभालना कितना भारी पड़ रहा है उनको। आपके ही शासन काल में कम से कम 4 गुना महंगाई बढ़ गई है। अब दाल, तेल, तमाम ये चीजें जो रोजमर्रा की खाने पीने वाली चीजों वस्तुओं के दाम है वो देख लीजिए ना, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, देश की जनता सब जानती है। तो आप जो है तथ्यों को नकारने में विश्वास रखते हैं, उसको एक्सेप्ट करने में नहीं। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये G20 में देश का गौरव बता रहे थे और इन लोग बहुत ढिढोरा पीटे ये लोगों ने कि हाँ मोदी जी की वजह से G20 की प्रेसिडेंसी मिली। अरे गौरव जी, आप लोग वही लोग हैं जो चंद्रयान प्रथम भी कांग्रेस शासन काल में ही जो लॉन्च हुआ था, लेकिन चंद्रयान प्रथम की जानकारी लोगों को नहीं है। चंद्रयान तृतीय जो लॉन्च हुआ है और साउथ पोल में पहली बार वो पहुंचा है, वो लोगों को आपने इस तरह से दिखाया कि जिस तरह से कि चंद्रमा पे ही पहली बार चंद्रयान पहुंचा है। तो आप लोग देश की जनता को भ्रमित करने में कितना विश्वास और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, वो जनता आज नहीं तो कल जान जाएगी और फिर आपको सिरे से नकार देगी। आप बात कर रहे थे G20 के बारे में, अरे एक कनाडा तो आपसे संभल नहीं रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि वो आतंकी थे जो मरे हैं। तो आप जो है महिमा मंडन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। अरे नरेंद्र मोदी जी को कहिए कि ये जो युद्ध चल रहा है, जो बच्चे मारे जा रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन में जो युद्ध चल रहा है, उसको भी रुकवाने के लिए अपना जरा विश्व नेता का छवि जो है दिखाए, युद्ध रुकवा दें। क्यों नहीं अपील कर रहे हैं भाई? उनको तो अपील करना चाहिए। मणिपुर हमारे देश का राज्य 5 महीने से जल रहा है, उस पर एक भी वक्तव्य नहीं आता है, लेकिन इजराइल का समर्थन वो सबसे पहले कर देते हैं और वो अभी बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए हुए।
तो ये तो इनकी राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा है, मैं बताता हूं। तीसरी चीज ये कह रहे थे, अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आता हूं राखी जी, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा मैं। बात हो रही थी ओबीसी की और महिला सशक्तिकरण की। पूछ लीजिए, यहीं पे बैठे हैं, पूछिए इन्होंने ओबीसी आज क्या आरोप लगा रहे हैं कि जातियों में बांट रहे हैं, हाँ, लोगों को क्षेत्रों में बांट रहे हैं। भाई जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो कौन ढिढोरा पीट रहा था? आदिवासी समाज से है, गरीब है, दलित है, वंचित है, कौन ढिढोरा पीट के वोट मांग रहा था भाई? और प्रधानमंत्री जी स्वयं मंचों पे खड़े होकर के और कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं इसलिए मुझे वोट दो। तो वोट जातियों के नाम पे और ओबीसी पिछड़ों के नाम पे मांगने का काम कौन कर रहा है, ये बता दीजिए। और ये आप ओबीसी के हित की बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की, और हम बात कर रहे हैं आज कि जो व्यक्ति या जो जातियां इन छूट गई हैं सरकारी अनुदान में रिजर्वेशन के लिए, उन जातियों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको जो अब तक जो अपने अधिकारों से वंचित रह गए हैं उनको अधिकार देने का काम किया जाए। जब हम ये मांग कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप जातियों में बांट रहे हैं। भाई अरे आप बताइए तो आप कितने बड़े ओबीसी हितैषी हैं? 10 मुख्यमंत्री इनके हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें से 1 मुख्यमंत्री सिर्फ ओबीसी है, जबकि कांग्रेस में 5 मुख्यमंत्रियों में 4 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। ठीक है। तो ओबीसीओं के हित के बारे में हम सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। ये पता नहीं है कि वो रिजर्वेशन 2029 में लागू होगा कि 2039 में लागू होगा, और आप लोगों को झुंझुना दिखा रहे हैं कि हमने जो है इसको पास करा दिया, पास करा दिया। हेमंत जी, इस पूरे मुद्दे में, इस पूरी चर्चा में, और जो स्टेटमेंट पीएम मोदी का या मोहन भागवत का आया, हाल ही में इलेक्शन है, 2 इलेक्शंस हमारे सामने, आम आदमी पार्टी को मैं कहाँ आंकूं? क्योंकि मुख्य रूप से जो चर्चा चल रही है, जो बात चल रही है, जो पुरानी चीजों की चल रही है, वर्तमान चीजों की चल रही है, ले देखे कांग्रेस बीजेपी का ही पूरा बखान, पूरा जिक्र, उन्हीं मुद्दों से रिलेटेड बातचीत हो रही। आम आदमी पार्टी को मैं कहाँ देखूं इन सब के बीच में? देखिए, हम तो देश जब भी खुशहाल होगा जब देश के लोग खुश होंगे। देश के लोग जब खुश होंगे जब उनकी मूलभूत सुविधाएं पूर्ण रूपेण होगी। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, महिला सुरक्षा। अभी ये विकास की बात कर रहे थे, देश में टेनी और ब्रजभूषण और विदुड़ी जैसे लोग हैं। संसद भवन में विदुड़ी जी का लैंग्वेज आपने सुनी होगी। ये लोकतंत्र की परिभाषा है। लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, इस तरह से लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। आप बात करते हो राम राज्य की, राम राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। यहाँ पर राम राज्य में महिलाओं पे अत्याचार होता है। यहाँ राम राज्य की बात करने वाले खुद अत्याचार करते हैं। ब्रजभूषण के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? जो देश की महिला खिलाड़ी थी, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश का नाम ऊंचा करा, उनको क्या न्याय मिला है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा करके देश का ध्यान बटाना चाहती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। पर देश की जो मूलभूत सुविधा है उसको सॉल्व करने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और जो विकास की बात हुई है, क्या देश अभी 2014 के बाद ही विकास कर रहा है? इसरो भी बना, एम्स भी बना, ITI भी बने हैं, नेहरू जी के उसमें बना है, भाखड़ा नाका बांध बना हुआ है, बड़े बड़े विकास के काम। और उनके पास तो इतने साधन भी नहीं थे, आर्थिक साधन नहीं थे, तो भी उन्होंने देश का विकास किया है। आज 2014 के बाद ही विकास हुआ है, लेकिन 2 उद्योगपति का हुआ है, 2 ये और 2 वो, उनका विकास हुआ है। आम जनता का, आम उद्योगपति का किसी का विकास नहीं हुआ। फिर भी एक चीज देखिए ना हेमंत जी, आप अभी तो खैर इलेक्शन है, लेकिन निश्चित तौर पर आप एक चीज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक लहर जैसी काम करी, वो बड़ी तेजी से काम करी। मैं इस बार की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस बार के इलेक्शंस में बहुत उतार चढ़ाव हमने देख लिए हैं। बहुत टाइम बाद, कोई 4.5-5 साल का जो समय होता है वो बहुत कम नहीं मैं मानूंगी, अच्छा समय मिलता है। लोकसभा 24 में है, तो इस बार जनता ने क्या सोचा है वो निर्णय की बात है, जब आएगा तब हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले की चीजों को उठाकर देख लीजिए, और अभी भी प्रचार प्रसार देख लीजिए, मुद्दों की बात कर लीजिए, मंच से गरजने की बात कर लीजिए। बीजेपी का एक चेहरा जो है, या एक बोलने की जो चीजें हैं, जो प्रेजेंट करना है किसी व्यक्ति को, वो पीएम मोदी को आगे लेके चल रहे हैं। हाँ, तो इनके पास दूसरे नेता है ही नहीं। या आज मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो केंद्रीय मंत्रियों का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नाम का कोई वो ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने 18 साल में कैसा शासन किया, कैसी कुनीति करी, उसका सब जानते हैं। जब अगर मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो इसके बाद में क्या बीजेपी खत्म हो जाएगी?
सिर्फ मोदी जी का नाम करके ढंग का पीटते रहते हैं। ना विकास की बात होती है, ना देश को आगे बढ़ाने की बात होती है। देश चलिए, आम आदमी पार्टी भी नेचुरली आगे दूसरे बढ़ता है। स्टेट्स में है, आम आदमी पार्टी भी दूसरे स्टेट्स में है, आपका कौन सा चेहरा जो पीएम मोदी को टक्कर दे इलेक्शन में? सभी दूर है। पंजाब में देख लीजिए, अब पंजाब कितना विकास कर रहा है। जो गारंटी दी वो गारंटी को फुलफिल, उस पंजाब के जो किसान बैठे थे उनको उग्रवादी कहा जाता है। जो देश को उन्नति के लिए ले जाने वाले किसान हैं, जय जवान जय किसान वाले लोग हैं, उनको उग्रवादी कहा जाता है। मणिपुर की कैसी हालत है देश पे देख रखी है। अरे आपके बॉर्डर स्टेट है, आप इनको ठीक से व्यवहार करें, इनके साथ में ये करें, तो ही तो देश आगे बढ़ेगा। और हम तो कर रहे हैं, हम तो मूलभूत सुविधाओं पे काम करेंगे और देश को उन्नत करेंगे। चलिए, मुझे लगता है मौका भी अब जब जनता देगी तभी समझ में आएगा कि जिसको मौका मिलेगा वो कितना ज्यादा इस देश को करने के लिए देता, नहीं तो फिर 5 साल और सही और फिर मौका मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आलोक कुमार जी, मैं जनता दल यूनाइटेड की बात करूं, मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि बहुत दमदार नहीं है। नेशनल इंडिया अलायंस की यदि मैं बात करूं तो लगता है कि कुछ काम वहां पर आ जाएगी, लेकिन एमपी में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव इसका नहीं दिखता। लेकिन क्योंकि बात सिर्फ इलेक्शन पे नहीं हो रही है, बात इस चीज की हो रही है कि जो कहा जा रहा है, जो बताने की कोशिश है, जो क्रेडिट लेने की कोशिश है, पूरी चर्चा में वही चीज आई है। जैसे अभी रत्नाकर जी भी कह रहे थे कि इकोनॉमी जो है वो अपने अकॉर्डिंग बढ़ती घटती चले जाएगी, वो चीज़ आनी, लेकिन उसका क्रेडिट भी बीजेपी लेगी कि हमारी वजह से इस रेट पर हम आए, हमारी वजह से ये ग्रोथ हुई, हमारी। तो यहाँ पे ऐसे यदि चीज़ें चलेंगी, जातिगत जनगणना को ले लीजिए, क्षेत्रवाद को ले लीजिए, आप और मुद्दों को उठा के ले लीजिए, अभी आम जो और मुद्दे जनता से जुड़े हैं, इन सबके बीच में कहाँ हम एक चीज़ को देखेंगे, हमारा भारत जो है बहुत अच्छा सारे मुद्दों में विकास कर रहा है, और जेडीयू को मैं कहाँ देखूँ? राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक सूचित करूं कि हमारे उम्मीदवारों की जो अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है अगले महीने में 17 नवंबर को वोटिंग है, उसमें हमारी पहली सूची 7 उम्मीदवारों की हम लोगों ने घोषित की है। हम तो ये नहीं कहते कि हम भाजपा या कांग्रेस के स्तर पे हम हैं, लेकिन हाँ, हमारा अगले आने वाले दिनों में 30 तारीख तक हम लोगों के करीब 40 से 45 उम्मीदवार हम विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अवश्य खड़े करेंगे। और अपने आप को जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से मुस्तैद है कि जिसमें हम मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे अवश्य एक सक्रिय भूमिका अदा कर सकें। जहाँ तक अन्य चीज़ों के संदर्भ में देश की जनता की रख रखाव की, मौलिक मूल्यों की, जीवन मूल्यों की या सुविधाओं की अच्छाई की बात है या प्रगति की बात है, विकास की बात है, तो आपको ये मालूम होगा कि देश में 2 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पूर्णतया शराबबंदी है, एक गुजरात है और एक बिहार है। दोनों की अगर आप आमदनी की तुलना करें तो बिहार ऐसी मजबूर स्थिति में है गुजरात के मुकाबले, लेकिन फिर भी बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को पिछले 2 सालों से लागू कर रखा है, जबकि 8,500 से 9,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान प्रतिवर्ष है, फिर भी उस पर वह कायम है। और उन सब के बावजूद भी वो सभी तरह की योजनाओं का न केवल प्रतिपादन करते हैं बल्कि निष्पादन भी करते हैं और लागू भी करते हैं। उसके साथ साथ महिला विकास, महिला उद्यमियों के रूप में छोटे छोटे समूह बना करके और उनको भी कैसे अपने मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, परिवार की धुरी के रूप में महिला को उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया, ताकि महिला यदि आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत होगी, व्यक्तिगत तौर पर मजबूत होगी, तो स्वतः पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और जागरूकता आएगी तो उसका बहुत अधिक फायदा समाज को भी होगा। अभी हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि 40% जनगणना में शायद 40% लोगों का सर्वे में शामिल ही नहीं किया गया। उस हिसाब से अगर तुलना करेंगे तो वो भारत में भी भारत सरकार ने भी पिछले 2019 से हमारे भारतीय आर्थिक या सांख्यिकी जो संस्थान है, जितने तरह के डाटा वो और सर्वे करके वो संग्रह करते थे और प्रकाशित करते थे, पिछले 4-5 सालों से उन्होंने पूरे तरह के डाटा संग्रह भी बंद कर रखे हैं। और प्रकाशित तो दूर की बात है, जब आप संग्रह ही नहीं करेंगे तो प्रकाशित कहाँ से करेंगे। और जहाँ तक उज्ज्वला है या शौचालय है या आवास के अंतर्गत जो ऋण या तमाम तरह की जो वितरण किए गए, इसका भी ऐसा कोई समानांतर सर्वे नहीं है कि जिससे ये पता चल सके कि हाँ इसमें सच्चाई है डाटा में। तो जहाँ तक डाटा के प्योरिटी की बात करें, शुद्धता की बात करें, तो उसका अगर क्लेम भाजपा के लोग या भाजपा शासन या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करते हैं तो मुझे लगता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह अवश्य लगना चाहिए, जिस प्रकार से वो हमारी जनता दल यूनाइटेड की डाटा पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।
एक क्षेत्रीयता के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। आपने भी गौर किया होगा कि जब जब भी प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं तो बोलते हैं मैं इसका बेटा हूँ, इस राज्य का बेटा हूँ, इस राज्य का बेटा हूँ। आप भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भारत के प्रधानमंत्री होने की बात करें, भारत की बात करें। बिहार जाएंगे तो बिहार की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, गुजरात जाएंगे तो गुजरात की माटी की बात करेंगे, बेटे की बात करेंगे, उत्तराखंड जाएंगे तो क्या ये क्षेत्रीयता को बढ़ावा नहीं दिया? आपने भी ध्यान दिया होगा साल भर पहले जब राष्ट्रपति का, मेरे एक साथी ने भी जिक्र किया कि राष्ट्रपति का जब द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव था तो उन्होंने एक दिल्ली की सड़कों पे बहुत बड़ा बैनर लगवाया था, पोस्टर लगवाया था, जिसमें यह कहा गया था कि कैबिनेट में हमारे 8-10 ओबीसी मंत्री हैं, 8-10 एससी के हैं, 8-10 दलित के हैं, 8-10 ये हैं। तो जातिवाद को भी वो बढ़ावा देते हैं। और जहाँ तक धार्मिक और सांप्रदायिकता की बात है, वो तो इनका अस्तित्व ही उसी से है, पैदाइशी ही उसी से है, जन्म भी उसी धार्मिक सांप्रदायिकता के माध्यम से ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कथनी और करनी में न केवल अंतर है, बल्कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप कहते हैं उसको प्रैक्टिस करें, उसको अमल में लाएं। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था की भी बात कर रहे थे हमारे भाजपा के साथी कि हम 11 से 5वें और 5वें से तीसरे पे लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप भारतीय अर्थव्यवस्था पहुंचेगी। इनको ये मालूम भी होना चाहिए कि हमारा रुपया भी जो है 64 से, जब ये 2014 में आए थे तो 64 से घटते घटते आज वो 83 रुपये पे आ गया, 84 रुपये पे आ गया, 20 रुपये गिर गया। रुपए की ताकत घट गई है। रुपये के जो एक, जिस वजह से हमारे यहाँ पेट्रोल और इसका जो आयात होता है उसमें सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा उसी में चली जाती है। एक चीज़ और आपको अगर बता दूं, विदेशी मुद्रा कोष की अगर हम बात करें जो भारत के पास है वो करीब करीब $600 बिलियन है। और अगर आप विदेशी ऋण की भी बात करें तो वो भी लगभग $600 बिलियन है। तो दोनों आपस में नकारात्मक हो जाता है। ऐसे कई मुद्दे हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें या विकास की बात करें या मौलिक सुविधाओं की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों की बात करें, कितने सारे विश्वविद्यालय तो आज इस अवस्था में है कि वो रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। 40-40%, 50-50% वैकेंसियाँ हैं। अपने मध्य प्रदेश शासन में ही कई बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं, सरकार की ही रिपोर्ट आ चुकी है कि 8 लाख से 9 लाख पद खाली हैं। अपने यहाँ नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो है, उसका डाटा अभी 1 महीने पहले आया कि पूरे देश में पिछले 2022-23 में लगभग 1.5 लाख महिलाओं का अपहरण केवल किया गया है। तो महिला अत्याचार की बात करें या शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें या और जो बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ों की बात करें, चूंकि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने डाटा देना ही बंद कर दिया पिछले 4-5 सालों से, तो कोई डाटा नहीं है। तो जो बोलेंगे भाजपा या केंद्र सरकार या और भी, उसको आम जनता को मानने के सिवाय कोई विकल्प भी नहीं है। और जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम मध्य प्रदेश में एक सक्रिय राजनीतिक सामाजिक भूमिका अवश्य निर्वहन कर सके। इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मामले में सब अपनी अपनी बात रखेंगे, विकास की बात करेंगे, दिखाने की ये कोशिश है इस चर्चा से कि सब लोग विकास की बात चाह रहे हैं, सब अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। तो जिसका जैसा चश्मा वो वैसे देखने की कोशिश कर रहा है। ये भी आपने पहले ही कह दिया था कि जनता जनार्दन को निर्णय लेना है, लेकिन आंकड़ों पे भी आके जो बातें हुई हैं यहाँ पर, ऐसे में कहाँ विकास है? क्या जिस समय इलेक्शन है उसी समय ये तमाम चीजें होती हैं और जिसको जनता को जो लगता है वो उसे निकाल देती है और वो सरकार आ जाती है, उसके बाद सब शांति से बैठते हैं, फिर जैसे देश चल रहा है चलने दीजिए, फिर अगले 5 साल बाद वो चीजें आती हैं। तो क्या ऐसे ही ये धुरी चलती रहेगी? देखिए, जब चुनाव आता तभी एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जहाँ तक विकास की बात है, निश्चित रूप से देखिए, कोई भी सरकार रही हो, चाहे पुरानी हो या आज की सरकार हो, सबने कहीं न कहीं विकास जरूर किया है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को खारिज करें। लेकिन होता क्या है, हम ये कहते हैं कि 2014 के पहले देश ही आज़ाद नहीं हुआ था, विकास ही नहीं हुआ था, ये सब गलत बातें हैं। इन सब पर लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान बने 2014 के पहले, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको लेकर के मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। हम ये नहीं कहते कि उज्ज्वला में लोगों को सिलेंडर नहीं मिला, बिल्कुल मिला। हम ये भी जानते हैं कि जो है आपका जो है प्रधानमंत्री आवास में बहुत सारे घर बनना भी चाहिए। सरकार ने चुना, जनता ने चुना है सरकार कि उनकी भलाई के लिए काम हो। अगर हो रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर सरकारें यही काम करती हैं जब आती हैं। कभी कहीं पर कोई कमी रहती, कभी कोई जो है बेहतर थोड़ा कर जाता है, लेकिन कोई ऐसी सरकार देश में नहीं आई जिसने जनता के हित के बारे में न सोचा हो। ये बात अलग है कि हम कोई भी जो भी एजेंडा सेट होता है, जो भी प्रोग्राम सेट होता है, उसमें कहीं कहीं खामी रहती है। हो सकता है इसमें भी खामी हो। आपने देखा होगा हमारे ही चैनल पर कई जगहों पर दिखाया गया और हम लोगों ने 0 ग्राउंड पर जब गए तो पता चला प्रधानमंत्री आवास का छत ही नहीं बना, पैसा पूरा भुगतान हो गया। तो इसका मतलब थोड़ी सरकार की कोई खामी है, सिस्टम में गड़बड़ी है। तो ऐसे सिस्टम में तमाम गड़बड़ियाँ हैं। और ये अगर ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम किया तो अच्छी बात है।
तीसरे क्यों? हम तो पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, क्योंकि पहले नंबर की हम जनसंख्या हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की है पूरी दुनिया में, तो जब वहाँ नंबर है तो यहाँ भी नंबर 1 होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। जो बात मूलतः जो बात हो रही थी कि रावण के पुतला दहन के समय में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा, जिसमें क्षेत्रवाद, जातिवाद, तमाम चीज़ों पर, मेरा सिर्फ इस मामले में कहना है कि कोई भी दल अछूता नहीं है इससे। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसा काम हो जाता है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता था 80-20 का चुनाव होने लगता है, कहीं कुछ और होने लगता है, तो इसको क्यों अब अलग कर रहे हैं? अलगाववाद, क्षेत्रवाद, इन तमाम चीज़ों का बिल्कुल खात्मा देश से होना चाहिए। और जितने भी हमारे पहले के जो चिंतक रहे हैं, जो राजनेता रहे हैं, बिल्कुल इस मुद्दे पर एकमत रहे हैं। और आज भी जो है हिंदुस्तान में इस तरह की स्थितियाँ होनी चाहिए राखी जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पर कायम कौन है? मौका आता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि 2023 में 5 राज्यों का चुनाव है, 2024 में सबको अपनी अपनी सत्ता, उनको अपनी सत्ता बचानी है, दूसरे विपक्ष को अपनी सत्ता पर काबिज होना है, और तरह तरह की बातें होंगी। और इस तरह के और सारी चीज़ों को ले करके एक तरह से मानना पड़ेगा कि ये दल, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष, हर काम जब भी चुनाव होता है तो उसका एक निशाना राजनीतिक होता है, और राजनीतिक दल अगर ऐसा नहीं करें तो दल भी नहीं है। बिल्कुल हमें लगता है कि आने वाले समय में ये मामला और गर्म आएगा, और जहाँ तक जो शुरुआत हुई है इसका जो है असर चुनाव पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए, और उसी के साथ समय भी हो गया है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पे विजयदशमी पर प्रोपेगेंडा 24 एजेंडा, हाँ, कहा जा सकता है, क्योंकि जातिगत और क्षेत्रवाद का जो मुद्दा था, ये जातिगत जनगणना से आया। इसको पूरी तरह से भुना दिया दशहरा उत्सव के कार्यक्रम में जाकर पीएम मोदी ने, जो बातें वहां रख दी हैं। मोहन भागवत ने भी देश को लेकर जो बातें करी हैं वो भी बहुत साफ हैं। कुल मिलाकर देश की राजनीति हो रही है, विकास की बात है, मुद्दों की बात है। मुद्दे थोड़े से पीछे हैं, जब जैसी जिसकी जरूरत है वहां पर बोलकर इसको भुनाने की कोशिश है। देखिए कितना प्रभाव इलेक्शन में इसका पड़ता है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।